हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पे 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के कर दिए हैं और ये आज आपका आता है 5वां चैप्टर। तो 5वां चैप्टर आता है आज का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो हम इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो आपकी आवर्त सारणी यहाँ पे रही थी, ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो है किस प्रकार से यहाँ पे जो है वैज्ञानिकों ने यहाँ पे खोज करी थी, तो किस प्रकार से यहाँ पे आवर्त सारणी में जो आपके तत्व होते हैं वो आपके यहाँ पे रखे गए थे। तो हम इसको आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला आता है आपका हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो जितने भी हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं वो बेसिकली आपके या तो तत्व के रूप में होंगे, या तो मिश्रण के रूप में होंगे, या तो आपके यौगिक के रूप में यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अगला आता है तत्व। तो तत्व ऐसे पदार्थ जो आपके एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो जो आपके तत्व हो गए वो आपके एक ही प्रकार के अणु होते हैं, वो आपके एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बेसिकली हम तत्व कहते हैं। इसका उदाहरण आता है आपका सोडियम हो गया, सोना हो गया, मैग्नीशियम। ठीक है, तो सोडियम हो गया आपका, सोना हो गया, और आपका जो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके माने जाते हैं। अभी तक अगर बात करें तो 118 तत्व जो है यहाँ पे प्रकृति में उपलब्ध माने जाते हैं, यानी आपके जो 118 तत्व यहाँ पे ज्ञात हुए। तो दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो हम यहाँ पे अभी जो इस चैप्टर को कर रहे हैं, तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो हम जो है अगले सेशन में यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज जो आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज आपके लिए आने वाली है, तो इसमें हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चनों को जो आपके पहले जो है एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। अगला आता है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। तो देखिए, जो आपके वर्गीकरण होते हैं उसकी बेसिकली आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको जो है वर्गीकृत किया गया। तो जो बेसिकली आपके तत्व होते हैं उनको अध्ययन करने के लिए और उनका जो बेसिकली आसान बनाने हेतु उनको जो है यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है, यानी उनको जो बेसिकली किसी यहाँ पे वर्गीकरण किया जाता है कि यहाँ पे जो एक समान के तत्व होंगे, यानी जो आपके धातु होंगे वो एक साथ रहेंगे, जो आपके अधातु होंगे वो आपके एक साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से इनको तत्वों का वर्गीकरण यहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले आता है इसमें डॉबेराइनर के त्रिक। ठीक है, तो जो डॉबेराइनर महान वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने सबसे पहले यह आवर्त नियम दिया था। उनका जो यह त्रिक नियम जो है काफ़ी फेमस था। तो पहला आता है जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो आपके 3 तत्व होते हैं उन्हें जो है यहाँ पे त्रिक कहा गया। तो जो 3 तत्व होंगे उनको यहाँ पे त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार जो है अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के मध्य होता है। तो बेसिकली जब इन्होंने ये त्रिक नियम दिया था तो इनके अनुसार जो आपके तत्व थे तो वो बढ़ते क्रम में जो है यहाँ पे लगाए जाते थे। किस लिए? परमाणु भार के अनुसार, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो परमाणु भार के अनुसार यहाँ पे लगाए गए। तो इनमें क्या हुआ था, तो जो आपके 3 तत्व होंगे उनका, जैसे आपके यहाँ पे 3 तत्व होंगे ए बी सी। ठीक है, तो ये आपके 3 तत्व हैं। तो जो आपके ये 3 तत्व क्या हैं, तो इनके जो परमाणु भार होंगे, जैसे आपका बीच का तत्व ये बी है। ठीक है, तो जो आपका पहला और तीसरा तत्व होगा जैसे ए प्लस सी। ठीक है, तो इन दोनों के तत्व का परमाणु भार का जो औसत होगा, यानी औसत यानी माध्य होगा जो। ठीक है, तो माध्य यानी अपॉन 2। ठीक है, ये 2 है तो यहाँ पे अपॉन 2 आ जाएगा, इक्वल टू बी, यानी ये बी के बराबर होगा। तो जो ये बीच वाला तत्व होगा इसके परमाणु भार के बराबर इन दोनों तत्वों के यहाँ पे परमाणु भार होंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने नियम दिया था। इसके उदाहरण जो है आपके यहाँ पे देख सकते हैं, आपका हो गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इस प्रकार से ये 3 तत्व हैं, इनके परमाणु भार इस प्रकार से यहाँ पे होते हैं। तो अगर बात करें कैल्शियम का 40 परमाणु भार हो गया और बेरियम का हो गया आपका 137.3। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार का जो औसत होगा वो बेसिकली इसके परमाणु के भार के औसत के बराबर निकलता है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले यह आवर्त नियम दिया था, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आवर्त नियम आपका दिया था डॉबेराइनर ने। ठीक है, तो उन्होंने जो त्रिक नियम यहाँ पे दिया था। अगला आता है इसकी सीमाएं। तो इसकी सीमाएं बेसिकली जो थी, उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात किए जा सकते थे। तो उस टाइम पे बेसिकली आपके 3 त्रिक ही यहाँ पे ज्ञात किए जा सकते थे। ठीक है, तो 3 की बात करें तो 3 त्रिक में कितने हो जाएंगे, एक त्रिक में हो गए 3, तो 3 त्रिक में आपके 9 तत्व। ठीक है, तो जो आपके 9 तत्व थे वही इस टाइम पे ज्ञात किए जा सके थे। तो इनमें हो गया आपका लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, आयोडीन, स्ट्रोंशियम हो गया आपका, ब्रोमीन हो गया आपका। ठीक है, पोटेशियम हो गया आपका, बेरियम हो गया और आपका जो आयोडीन हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने ये तत्व रखे थे। तो इन्होंने ये जो यहाँ पे
त्रिक बनाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों आपने इतना नोट कर लिया होगा। आगे आता है आपका न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो जो आपका न्यूलैंड्स थे, न्यूलैंड्स के तत्वों के बढ़ते परमाणु भार को क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया और प्रत्येक 8वें तत्व के गुण जो है पहले तत्व के समान थे। तो जो आपके इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं न्यूलैंड्स। तो जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने यहाँ पे परमाणु भार के रूप में यहाँ पे व्यवस्थित किया था, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है पहले, इससे पहले जो डॉबे राइनर ने किया था उन्होंने भी परमाणु भार के रूप में रखा था, और जो आपके न्यूलैंड थे इन्होंने भी परमाणु भार के रूप में यहाँ पे रखा था। तो इनके नियम के अनुसार इन्होंने जो है यहाँ पे बताया था कि जो आपके 8 तत्व होंगे, ठीक है, जैसे आपका आ गया ABCDEFGH, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये H 8वां तत्व हो गया। तो यहाँ पे जो प्रत्येक 8वां तत्व होगा, ठीक है, पहला तत्व ये हो गया, 8वां तत्व ये हो गया। तो जो आपका प्रत्येक 8वां तत्व होगा उसके गुण जो है पहले तत्व के समान होंगे, ठीक है। तो जो आपका B हो गया, तो इसके बाद जो अगला तत्व आएगा I, तो इसके गुण जो है यहाँ पे समान होंगे। यानी जो आपका प्रत्येक 8वां तत्व होगा, अगर यहाँ से 8 काउंट करें तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके तत्व और इसके तत्व, इस तत्व के गुण बेसिकली यहाँ पे समान होंगे। तो इन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो इसी को जो है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। तो इन्होंने जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो संगीत के 8 स्वर होते हैं, ठीक है, सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। तो फिर से आपका सा आ गया, तो सा फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो इन्होंने बेसिकली इसी रूप में यहाँ पे जो है रखा था। पहले जो आपका पहला तत्व होगा वो इसका जो है 8वां तत्व होगा, इन दोनों के गुण यहाँ पे समान होंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने रखा था। चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। आगे आता है आपका, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी तुलना जो है संगीत के अष्टक से की गई थी, ठीक है। तो जो आपके संगीत की धुन होती है उसी के अष्टक से इन्होंने यहाँ पे तुलना की थी। आगे आता है इसके उदाहरण। तो इसके उदाहरण जो है लिथियम हो गया, आपके सोडियम धातु, ठीक है। तो जो आपके लिथियम और सोडियम थे, इनके जो है परमाणु क्रमांक इस प्रकार से यहाँ पे आ रहे थे कि ये आपका जो है 8वां आ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने ये गुण समान यहाँ पे पाए। तो इसकी सीमाएं देखते हैं। सीमाएं क्या थी? यह नियम जो है कैल्शियम धातु जो है हल्के तत्वों तक ही लागू होता है। तो बेसिकली यह नियम आपका जो है कैल्शियम के तत्व तक ही लागू हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके यहाँ पे उस टाइम तक यहाँ पे तत्व खोजे गए थे। तो हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया आपका, ठीक है, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो बेसिकली ये कैल्शियम है। तो यहाँ तक ही जो है यह नियम जो है आपका सिद्ध हो रहा था, लेकिन इससे आगे यह नियम जो है आपका काम नहीं कर रहा था। यानी जो ये आपका अष्ट नियम है, अगर इसकी बात करें तो एल्यूमिनियम के गुण यहाँ पे इससे क्रिप्टॉन से यहाँ पे मिल नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये नियम बेसिकली यहीं तक फॉलो हो रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कैल्शियम तक ये नियम आपका फॉलो हो रहा था। आगे आता है नए तत्वों के गुण इस सारणी से मिल नहीं खाते थे। तो जो आपके नए तत्व यहाँ पे उपलब्ध हो रहे थे, जैसे कि आपके नए तत्वों की खोज होनी शुरू हुई, तो उन तत्वों के गुण यहाँ पे जो है मेल नहीं खा रहे थे। तो इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना है। तीसरी सीमा आती है, सारणी के तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्व को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्वों को जिनके गुण समान नहीं है उनको भी एक साथ रख दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके 2 तत्व थे, जैसे आपका ये होगा कोबाल्ट और निकिल, तो इनको तो एक साथ रख दिया, लेकिन आपके जो 2 असमान तत्व थे यहाँ पे, ठीक है, तो इन असमान तत्वों को भी यहाँ पे इन्होंने एक साथ रख दिया था। तो ये बेसिकली इसके जो है दोष यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसके दोष यहाँ पे ये थे इस आवर्त सारणी के। आगे आता है आपका तीसरा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसी आवर्त सारणी से आपकी आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपके क्वेश्चन जो है अधिकांश यहाँ से बनने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, ठीक है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है। तो देखिए इन्होंने बेसिकली आवर्त सारणी को किस प्रकार से यहाँ पे बनाया था। तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि जो आपके तत्व हैं वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रहेंगे। तो इससे पहले जो उन्होंने बताया था यहाँ पे परमाणु भार के अनुसार रहेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान के अनुसार यहाँ पे जो है तत्वों को रखा था। ये जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा अलग सोचा था। नेक्स्ट आ जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी। तो जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, ये बेसिकली तत्व के जो आपके गुणधर्म थे, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये 8वां तत्व जो है इसी के समान होगा या जो आपका त्रिक नियम है इस पे लागू होगा। इन्होंने कहा था कि जो तत्व के गुणधर्म होंगे उसी पर जो है आधारित यहाँ पे आवर्त सारणी बनाई जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं और 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो आपके इस जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें 6 इस प्रकार से आवर्त हैं, ठीक है। यानी आपको रो टाइप की होती है जो, तो 6 इस प्रकार से रो थी और आपके
जो है इस प्रकार से 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, ठीक है, स्तंभ यानी जिनको कॉलम बोलते हैं। तो 8 इस प्रकार से यहाँ पे कॉलम रखे थे, तो इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पे आवर्त सारणी बनाई थी। तो इसको हम जो है अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। आगे आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। तो जो आपके मेंडलीव थे उनकी आवर्त सारणी की उपलब्धियां जो थी, अज्ञात तत्वों के लिए जो है रिक्त स्थान छोड़े गए थे। तो जो मेंडलीव थे बेसिकली उनको पता था कि जो भविष्य में जो है यहाँ पे तत्व खोजे जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है इन तत्वों के लिए बेसिकली यहाँ पे क्या छोड़ा था, रिक्त स्थान छोड़ा था, ताकि जो तत्व होंगे उनको यहाँ पे भरा जा सकेगा। तो जैसा आपका स्कैंडियम हो गया, आपका गैलियम हो गया और जर्मेनियम हो गया, ठीक है। तो ये तत्व जो है बाद में जब इनकी आवर्त सारणी बनी मेंडलीव की, इसके बाद ये तत्वों का जो है खोज यहाँ पे हुई थी, तो इन्होंने इसके लिए यहाँ पे रिक्त स्थान छोड़ा था। दूसरा आ जाता है समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ मिल गया, ठीक है। तो जो आपके समान गुणधर्मों वाले तत्व थे इनको बेसिकली यहाँ पे एक स्थान मिल गया, तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने छोड़ा था। नेक्स्ट आ जाता है पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगाने में इन्हें अलग समूह में रखा गया, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली जो आपको अक्रिय गैस होती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। तो नोबल गैस कौन सी होती है, जो आपकी अंतिम वर्ग होता है आपका, ठीक है, जो आपका अंतिम ग्रुप होता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके क्या आते हैं, आपका हो गया परमाणु क्रमांक 10 किसका है, नियोन का, ठीक है। तो नियोन, क्रिप्टॉन, बेसिकली इस प्रकार से कई तत्व हैं इसमें, आगे हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो नोबल गैस थी उनको जो है यहाँ पे इन्होंने अलग ही स्थान में रखा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो इनके नियम की सीमाएं क्या क्या थी। तो इनकी नियम की जो सीमाएं थी, समस्थानिकों की स्थिति इन्होंने स्पष्ट नहीं की थी, यानी इनके जो दोष बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके नियम की जो आवर्त सारणी थी, इन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो समस्थानिक थे उनकी स्थिति यहाँ पे स्पष्ट नहीं करी थी। दूसरा जो दोष था, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना। तो इन्होंने बेसिकली जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है 1 है, लेकिन हाइड्रोजन है वो देखा होगा अपने आवर्त सारणी में पहले स्थान पे रहता है। लेकिन यहाँ पे तो सारे क्या रहते हैं, यहाँ की सारी धातु होती है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक अधातु है, जबकि अधातु को इस साइड में होना चाहिए, ठीक है, राइट साइड में, जिस साइड में आपकी अधातु होती है। तो बेसिकली इन्होंने इस टाइप से यहाँ पे हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया था। तीसरा आ जाता है कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम, ठीक है। तो जो आपके कुछ तत्व थे उनके परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार जो है उनके अनुचित क्रम आ रहे थे। तो इस प्रकार से हम आगे इनको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाया गया है। मैं आपको यहाँ पे रोटेशन घुमा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उन्होंने यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए जो आपके ऑक्साइड थे, हाइड्रो ऑक्साइड, उन्होंने इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। तो जो आपके आवर्त हो गए, ठीक है, ए हो गया, जैसे आपका ए ग्रुप हो गया, ठीक है, बी हो गया, ए बी, तो इस प्रकार से इन्होंने बांटा था। तो इस प्रकार से देखिए जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उन्होंने यहाँ पे रखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जो आपका अगला तत्व आता है वो आपका जो है यहाँ पे लिथियम यहाँ पे रखा था इन्होंने। उसके बाद बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है यहाँ पे तत्वों को रखा था। ये भी आपको यहाँ पे देखना है इस प्रकार से। तो देखिए ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, यहाँ पे आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी यहाँ पे इस प्रकार से जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, तो इसमें यहाँ पे जो बेसिकली आप देख सकते हैं जो प्रथम श्रेणी थी, तो प्रथम श्रेणी में इन्होंने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में ये हो गया आपके, ठीक है। प्रथम श्रेणी ये होगी आपकी, ये आपकी होगी ये पोटेशियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, ठीक है, टाइटेनियम हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने ये दिखाया था। द्वितीय श्रेणी की बात करें तो कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गैलियम हो गया आपका, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे दिखाया था। तो प्रथम श्रेणी ये होगी, द्वितीय श्रेणी ये होगी। तो ये बेसिकली आपके आवर्त कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपके आवर्त हो गए और ये आपके ग्रुप हो गए, ठीक है। तो जो आपके नीचे की ओर है ये आपके ग्रुप हो जाएंगे और जो ऊपर की ओर है ये आपके आवर्त। तो आगे आता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो इस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं। ये आपके होगी धातु, ठीक है, ये उपधातु और ये आपके अधातु यहाँ पे होती हैं। तो जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है वो कहीं ना कहीं मेंडलीव की आवर्त सारणी से यहाँ पे मेल खाती है। तो देखिए पहला आ गया आपका हाइड्रोजन, दूसरा आ गया आपका हीलियम, तीसरा आ गया लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, ठीक है, 15 फास्फोरस, 16 आ गया आपका सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 10 कैल्शियम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आवर्त सारणी आप देख सकते हैं, जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो आज के रूप में यहाँ पे आवर्त सारणी होती है। तो ये आपका जो है हाइड्रोजन ये आपका अधातु होता है, ठीक है, ये आपका अधातु तत्व है। लेकिन अधातु आपके जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं,
अधातु इस प्रकार से यहाँ से आपके होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इन्होंने रखा था, तो इन्होंने क्या किया था, जो अतिरिक्त तत्व जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंडलीव ने अतिरिक्त तत्वों के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी थी, तो ये आपके यहाँ से हो गए। तो ये जो है आपका, जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो जो ये तत्व हैं ये बेसिकली इस रो के तत्व हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये फाइंड हुए थे, तो इसके बाद ये इसमें आए, और ये वाली रो है, तो इसके बाद जो फाइंड हुए थे वो आपके तत्व इसमें हैं। तो बेसिकली ये दो रो आपकी अलग होती हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपके जो होते हैं वो आपके चार टाइप के आपके जो है एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला आता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। दूसरा आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा आता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, और चौथा आता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये बेसिकली एस वाले जो हैं ये दो आपके यहाँ पे, ये दो देख सकते हैं आप, दो लाइन जो यहाँ पे हैं, तो ये आपके जो है पी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। और पी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ से इधर जो आते हैं आपके ये पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, ठीक है। तो हमारे बेसिकली यहाँ पे जो चैप्टर में है वो इन्हीं दो से है। ये हो गया आपका पी ब्लॉक और एस ब्लॉक। ये आगे की क्लास में आपके जो आपकी 11th-12th में ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो यहाँ से यहाँ तक आते हैं आपके, और जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये यहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली इस प्रमाण जो आपकी ये आवर्त सारणी यहाँ पे है, तो इसकी बात करें तो इसमें जो है अंतिम कक्षा में जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की संरचना बताई थी, तो इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या होती है, इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है नाभिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके जो है कक्षाओं में होते हैं। तो इसकी बात करें तो इसमें बेसिकली जो आपका पहला ग्रुप है, तो पहला ग्रुप में आपका कितना होगा, आपकी जो है इलेक्ट्रॉन की एक ही कक्षा होगी, ठीक है। तो एक कक्षा होगी तो यहाँ पे जो है एक ही इलेक्ट्रॉन कक्षा में रहेगा, ठीक है। तो और इस प्रकार से जो आपका लिथियम है, तो इसका ग्रुप इसका जो आवर्त है वो दूसरा है। तो जो है यहाँ पे दो कक्षाएं आपकी रहेंगी, इलेक्ट्रॉन की दो कक्षाएं रहेंगी, लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ग्रुप को डिफाइन करता है। और ये आपका जो है दूसरा वो आपका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, इस प्रकार से यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके और दिखा देता हूँ। तो देखिए ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी होती है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए जो आगे आप आता है आपका मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, उसके यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या क्या दोष थे तो उनको देखते हैं। तो आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गई है, ठीक है। तो पहला आता है आपका समस्थानों, जो आपके समस्थानिक थे उनकी स्थिति यहाँ पे बेसिकली स्पष्ट नहीं करी गई थी, जो कि आपके समान परमाणु वाले जो आपके यहाँ पे तत्व थे, ठीक है। तो इनकी जो है यहाँ पे स्थिति स्पष्ट नहीं करी गई थी। नेक्स्ट आता है आपका कोबाल्ट, जिसकी परमाणु संख्या 27 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आवर्त सारणी में जाके, उम्मीद है दोस्तों आपने जो है स्क्रीनशॉट वहाँ से ले लिया होगा। तो उसकी जो परमाणु संख्या यहाँ पे 27 है, लेकिन वह जो है निकिल की परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा, तो उन्होंने जो है यहाँ पे ये गलती की थी। तीसरा आता है परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, हाइड्रोजन व हीलियम के बीच जो है कोई तत्व नहीं आएगा। तो जो आपके हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है, इन्होंने बताया था कि इनके बीच बेसिकली यहाँ पे कोई तत्व नहीं आएगा। तो इनकी जो है परमाणु संख्या सदैव यहाँ पे पूरी होती है। अगला आता है परमाणु संख्या। तो देखिए परमाणु संख्या को जो है जेड से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो जो परमाणु संख्या होती है आपकी यहाँ पे जेड से निरूपित करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। जो आपका ये परमाणु है और ये आपका जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनको ही यहाँ पे परमाणु संख्या कहा जाता है। जो आपका न्यूट्रॉन की संख्या होगी और प्रोटॉन की संख्या होगी, इन दोनों को ऐड करके जितना आता है वह उस तत्व की यहाँ पे परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक है। आगे आ जाता है, इन्होंने कहा था कि परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट आता है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और जिन्हें समूह कहा जाता है, ठीक है, जिनको ग्रुप कहा जाता है। तो जो आपके बेसिकली इस टाइप के यहाँ पे समूह स्तंभ थे, ठीक है, जो आपके कॉलम थे, इनको क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। और जो आपके इस प्रकार से यहाँ पे हॉरिजेंटल थे, जिनको जो आपकी क्षैतिज टाइप के थे, तो इनको जो है आवर्त कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो इस टाइप के हैं उनको जो है आवर्त कहेंगे, और जो आपके इस टाइप के हैं उनको जो है यहाँ पे ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों के कोषों की संख्या समान होती है। तो जो भी आपका आवर्त होगा, कोई भी आवर्त है, जैसे आपका अगर इस आवर्त की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके ये आवर्त होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये आवर्त है, एक सेकेंड है, तो देखिए ये आपके यहाँ पे आवर्त दिखाए गए, तो ये आपका आवर्त है यहाँ पे, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे जो है
यहाँ पे जो है पेज थोड़ा उल्टा हो गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके आवर्त हो गया और ये आपके ग्रुप हो गए, ठीक है। तो आप जो है मोबाइल को सीधा पकड़ के देख सकते हैं, तो ये आपके यहाँ पे ग्रुप होते हैं और ये आपके आवर्त होते हैं। तो ये आपके आवर्त जितने भी होंगे इसमें जो जैसे आपका यहाँ पे आ गया लिथियम, और आपका जो अगला आता है ये आ गया आपका बेरिलियम, ठीक है। तो बेरियम और लिथियम जो आपका है, तो लिथियम में आपके आगे 3 यहाँ पे परमाणु होते हैं। तो 3 परमाणु किस प्रकार से होंगे, पहली कक्षा में 2 परमाणु, दूसरी कक्षा में 1 परमाणु। तो जो आपका बेरियम है इसमें भी आपके 3 परमाणु होंगे, लेकिन किस प्रकार से होंगे, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में आपके 2 परमाणु, ठीक है। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होंगी वो आपकी समान रहेंगी। तो जो आगे आगे आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आपका बेरिलियम आएगा, कार्बन आएगा, ठीक है, ये सॉरी ये बोरॉन है और कार्बन है। तो इस प्रकार से इसमें भी जो है 2 ही कक्षा यहाँ पे रहेंगी इलेक्ट्रॉन की। तो इस प्रकार से अगर अगले सार आवर्त की बात करें तो ये आपका हो गया पोटेशियम। तो जो आपका पोटेशियम है यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम में बेसिकली सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, यहाँ पे 11 होता है, तो 281, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 जो है कक्षाएं रहेंगी, ठीक है। तो जो आपकी 3 कक्षाएं रहेंगी, अगला आता है आपका कैल्शियम सॉरी मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में भी 3 ही कक्षाएं रहेंगी। तो बेसिकली ये जो लाइन पे रहेंगे इनमें जो है इसमें भी 3 कक्षाएं रहेंगी, इसमें भी 3 कक्षाएं, इसमें भी 3 कक्षाएं, इसमें भी 3 कक्षाएं यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको वही दिखाया गया है, ठीक है। जो लिथियम हो गया आपका, यहाँ पे जैसे लिथियम में जो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बेरिलियम में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बोरॉन में 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का भी इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, और जो आपका नाइट्रोजन है इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो है कोषों की संख्या समान होती है, यानी जो आपकी कक्षाएं होती है इलेक्ट्रॉन की वो आपकी समान होंगी, ठीक है। तो जो भी एक आवर्त में आएंगे आपके इस प्रकार से उनमें जो है कक्षाओं की संख्या आपकी समान होगी। अगला आता है एक समूह के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो जो आपका एक ग्रुप है, ठीक है, ये आपका एक ग्रुप हो गया। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था लिथियम सोडियम था। तो जो आपके लिथियम हो गया इसमें बेसिकली बाहरी कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम में भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहता है बाहरी कक्षा में। तो इसके बाद जो भी तत्व यहाँ पे आएंगे तो उनमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका जैसा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 ही कक्षा है। दूसरा आ गया लिथियम। तो लिथियम की बाहरी कक्षा में भी आपका 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहली कक्षा में तो दूसरी कक्षा में 1। सोडियम की बात करें तो सोडियम का भी यहाँ पे जो तीसरी कक्षा रहेगी, यानी जो सबसे बाहर की कक्षा रहेगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1, इसमें भी 1। जो आपका पोटेशियम है इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। रुबिडियम हो गया, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा। तो इस प्रकार से जो आपके स्कैंडियम हो गया आपके, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस प्रकार से जो आपके तत्व हैं इनमें जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहने वाला है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस प्रकार से जो आपके समूह होंगे उनमें जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जो आपके अगर उसकी बात करें आवर्त की, तो जो आपके इस प्रकार से आवर्त दिखाए गए थे तो इनमें क्या होगा, आवर्त में कोष समान होंगे, यानी आपकी कक्षाएं समान होंगी। लेकिन आपकी अगर इसकी बात करें ग्रुप की, जो आपके समूह है इस प्रकार से यहाँ पे स्तंभ के रूप में, कॉलम के रूप में, तो इनमें क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगी। कहाँ, बाहरी कक्षा में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे आता है आपका के कोष। तो जो आपका के कोष होता है n = 1, 2 × 1⁻², यानी जो आपके 2 है, प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, ठीक है। तो जो आपके प्रथम आवर्त होता है उसमें 2 तत्व होते हैं, यानी आपका जो प्रथम आवर्त होगा उसमें 2 तत्व बेसिकली यहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर एल कोष की बात करें n = 2, यानी आपका जो n है ये आपका कोष की संख्या दिखा रहा है, ठीक है। तो जो आपका एल कोष होगा यहाँ पे जो है 8 तत्व यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है परमाणु की जो है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे आता है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। तो जो आपकी परमाणु होंगे तो वो जो आवर्त सारणी में उनके क्रियाशीलता को बताती है, जो आपकी रासायनिक क्रियाशीलता होती है, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार से आपके तत्व होंगे तो ये आपकी जो है क्रियाशीलता को बताते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर होगा उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, उससे थोड़ा कम, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाते हैं। अगला आता है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। तो बेसिकली जो आपके संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आपके अंतिम कक्षा में होते हैं, ठीक है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन उनको बोलते हैं जो आपके अंतिम कक्षा में या तो अंतिम कक्षा से या तो बाहर चले जाते हैं या तो अंतिम कक्षा में बाहर से आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके संयोजकता इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। तो इस प्रकार से जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे संख्या निर्धारित होती है। आगे आता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, ठीक है। तो जो आपको आधुनिक आवर्त सारणी बताई थी हमने, दूसरी आवर्त सारणी,
उसमें बेसिकली संयोजकता की बात करें तो परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है संयोजकता कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया है, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपकी जो है परमाणु की संयोजकता कहलाएगी। अगला आता है आपका समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त से बाएं की ओर दाएं जाने पर जो है 1 से 4 तक बढ़ती है। तो संयोजकता की बात करें, अगर समूह होगा आपका जो जैसे ग्रुप है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप नीचे की ओर आएंगे तो संयोजकता वही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता इनकी एक ही रहेगी। लेकिन अगर इस टाइप को आगे की ओर जाते हैं तो इनकी संयोजकता जो है 1 से 2 3 4 इस प्रकार से यहाँ पे 4 तक बढ़ती है। ठीक है, और उसके बाद अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो उसके बाद फिर घटकर आपकी शून्य हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में, अगर यहाँ पे अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम की कक्षा में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता आपकी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला आ जाता है आपका तीसरा आवर्त। तो तीसरा आवर्त यहाँ पे देख सकते हैं, सोडियम हो गया, सोडियम की संयोजकता 1 हो गई। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया 2 संयोजकता इसलिए है क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में, मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, कितने होंगे? 8 2 10, और 2 बाहरी कक्षा में होंगे 12। ठीक है, तो ये आपकी जो बाहरी कक्षा में होंगे इनको ही संयोजकता कहते हैं। एल्यूमिनियम हो गया आपका 13। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, यानी इसमें जो है 13 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इसमें 3 कक्षाएं हैं। ठीक है, तो 3 कक्षाएं होंगी, तो इनमें जो है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 10 हो गए, बाहर से तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपकी 3 यहाँ पे संयोजकता हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे होती है। सिलिकॉन हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, ठीक है, ठीक है, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखते हैं। अगला आता है परमाणु साइज। तो परमाणु साइज की बात करें तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। तो जो आपका परमाणु का साइज होता है उससे बेसिकली आपके परमाणु की त्रिज्या का पता लगता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु साइज होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो बेसिकली एक परमाणु होता है वहाँ के केंद्र से जो बाह्यतम कोश की दूरी होगी। ठीक है, तो माना आप यहाँ पे एक परमाणु मान लो सोडियम का परमाणु। ठीक है, तो ये आपका सोडियम का परमाणु है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है आपकी दूसरी कक्षा में, और अंतिम कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आपकी परमाणु त्रिज्या की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली आपका परमाणु साइज जो होगा वो केंद्र, जो आपका सोडियम का परमाणु है उसके केंद्र से लेके जो अंतिम कोश है, यानी जो अंतिम कक्षा है आपकी, ठीक है, तो अंतिम कक्षा से तक की जो दूरी होगी यही आपका जो है परमाणु का साइज कहलाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु साइज की त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, अगर आवर्त में इस प्रकार से आप दाएं से बाएं जाएंगे, ठीक है, जैसे सोडियम से आप मैग्नीशियम की ओर जाएंगे, एल्यूमिनियम की ओर जाएंगे, तो ये आपका क्या होता है, परमाणु साइज की त्रिज्या घटती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि परमाणु साइज की त्रिज्या घटती क्यों है? क्योंकि अगर सोडियम की बात करें तो ये आपको छोटा हो गया, ठीक है, यहाँ पे 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो इस प्रकार से ये तो बढ़ रहा है, लेकिन आपकी परमाणु त्रिज्या जो है यहाँ पे या परमाणु साइज आपका कम क्यों हो रहा है? तो बेसिकली इसका कारण ये होता है, अगर आपका ये सोडियम का परमाणु है, ठीक है, तो सोडियम के परमाणु में आपके 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरे परमाणु की बात करें हम मैग्नीशियम के परमाणु की, तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, ये जो आपका केंद्र है, तो केंद्र से इस पे तो जो आपकी समान पकड़ होगी, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपकी जो है ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये भी इसको आकर्षित करेगा, यानी बांधे रखेगा, तो परमाणु में ये तो बांधे रखे। लेकिन अगर मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये कम खींच पाएगा, और अगर आपके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको जो है ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगाएगा, यानी ज़्यादा आकर्षण यहाँ पे करेगा। तो अगर आपका ज़्यादा आकर्षण करेगा तो बेसिकली इसकी जो है परमाणु की का साइज है वो आपका कम हो जाएगा। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका यहाँ से मेन फॉर्मूला यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे जो है आकर्षण बल आपका अधिक होता है। जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे आवर्त में, आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो कम आकर्षण बल रहेगा। अगर अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा आकर्षण बल रहेगा। तो अंतिम कक्षा में अगर आपके 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इस पे जो है इस पे तो आकर्षण बल ज़्यादा रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इन पे माइनस चार्ज है, तो ये आपका जो है आकर्षण बल यहाँ पे ज़्यादा होता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है आवर्त। ठीक है, तो थर्ड आवर्त की बात करें तो जो आपका तीसरा आवर्त है, जैसे कि आपको दिया है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह, तो इनकी त्रिज्या की बात करें तो इनकी त्रिज्या देख सकते हैं आप यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे घट रही है। ठीक है, 186 इसकी जो है परमाणु त्रिज्या जो कि सोडियम की है, यहाँ पे मैग्नीशियम की 160, एल्यूमिनियम की 143, सिलिकॉन की जो है 118। ठीक है, फॉस्फोरस की होगी आपकी 110, सल्फर की होगी
आपकी 104 और क्लोरीन की 99। तो इस प्रकार से यहाँ पे घट रही है। नेक्स्ट आ जाता है समूह से ऊपर की ओर, ऊपर से जो है नीचे की ओर आने पर त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसा आपका आपका आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, तीसरा आ गया लिथियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में तो एक ही कक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है परमाणु त्रिज्या कम रहेगी। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम में आपकी दो कोष होते हैं। ठीक है, यानी दो कक्षाएं होती है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है, इसका 3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 2 कक्षाएं होंगी, तो इसका जो है आपका जो आपका क्या होता है, जो आपका परमाणु त्रिज्या होगी वो बढ़ जाएगी। अगर लिथियम की बात सोडियम आता है आपका, तो सोडियम की इसकी बड़ी होगी। बड़ी इसलिए होगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कोष होते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसमें आपकी एक कक्षा ज़्यादा है, इसमें एक कक्षा ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जैसे आपकी कक्षाएं ज़्यादा बढ़ेंगी, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होंगी वो बढ़ती रहेंगी, तो आपका जो है परमाणु की का साइज यहाँ पे बढ़ता रहेगा। आगे आ जाता है धात्विक गुण। तो धात्विक गुण की बात करें तो धात्विक गुण का अर्थ जो है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। तो ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, हमने जो है कई बार ये चीज़ पढ़ ली है। जो आपके धातु होते हैं, तो धातुओं की क्या विशेषता होती है कि वो परमाणु त्याग देते हैं। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको त्याग देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो उनमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी यहाँ पे खासियत होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है। अगर आप यहाँ पे हैं तो इनसे बेसिकली इधर की ओर जाएंगे तो जो धातु का गुण है वो कम हो जाएगा। कम इसलिए होगा क्योंकि जो है यहाँ पे जो नाभिकीय आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बेसिकली इनकी घट जाती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो आपकी यहाँ पे कम होती जाती है। नेक्स्ट आ जाता है धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनायन बनाते हैं। तो जो आपके धातु होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर दे देंगे तो इन पे जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। एक उदाहरण देख लो, अगर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर आपका सोडियम हो गया। ठीक है, तो सोडियम के जो है परमाणु यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो अगर ये आपका जो है 11 यहाँ पे प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली इस प्रकार से यहाँ पे इनमें चार्ज आ जाता है। अगला आता है समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, तो जो आपका समूह होता है यानी ग्रुप, जिसको इस प्रकार से आपने दिखाया था, तो इनमें ऊपर से अगर नीचे की ओर आएंगे तो आपका क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी जो धातु का गुण है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। और क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के नाभिकीय आवेश को घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। तो बेसिकली जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से, अगर यहाँ पे सोडियम की बात करें तो सोडियम में 3 कक्षाएं होंगी। ठीक है, तो जो सोडियम की 3 कक्षाएं हैं वो क्या हो गया, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आसानी से जा सकता है। ठीक है, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम में 2 ही कक्षाएं हैं, इसका इलेक्ट्रॉन कम आसानी से जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है आकर्षण बल ज़्यादा है। और जो सोडियम की बात करें तो यहाँ पे आकर्षण बल आपका ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार से ये ऊपर से नीचे की ओर आने पर आपकी जो है संयोजकता यहाँ पे घट जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आता है अधात्विक गुणधर्म। तो जो आपके अधात्विक गुणधर्म होते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अधातुएं जो है वैद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो जो बेसिकली आपकी अधातु होती है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, ये भी जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ठीक है, तो उन पर अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी तो क्या होगा, उन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है अधातुएं निगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आवर्त सारणी में दाईं ओर जो होते हैं आपके अधातु होते हैं। अगला आ जाता है आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। तो बेसिकली अगर बाएं से आप दाएं की ओर जाओगे तो जो है अधात्विक गुण बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रभावी जो आपके नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति यहाँ पे इनकी बढ़ जाती है। अगला आता है समूह में जो है ऊपर से नीचे की ओर आने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है। तो अगर समूह होगा तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जो आपकी दाएं साइड के समूह होंगे उनमें जो ऊपर से नीचे आएंगे तो जो है अधात्विक गुण यहाँ पे जो है कम हो जाता है। क्योंकि कम इसलिए होता है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन अपनाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती हैं। तो जो आपकी आवर्त सारणी होती है उनके मध्य में जो आपकी उपधातुएं होगी या अर्धधातु पाई जाती हैं। कुछ गुण जो है धातुओं के और कुछ गुण जो है अधातुओं के दर्शाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है धातु ऑक्साइड जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड हो गया आपके। ठीक है, जैसे आपका कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया तो CaO हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसको बेस हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। और जो आपका अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, वो आपके यहाँ पे अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। ठीक है,
तो जैसे नाइट्रोजन पढ़ा था हमने, ठीक है, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया आपका NO3। तो ये बेसिकली क्या होता है, अधातु होता है, इसको भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप गुण आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे गुण हो गया, आवर्त में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कारण, यहाँ पे समूह में परिवर्तन और कारण। तो परमाणु साइज की बात करें तो आवर्त में परिवर्तन यहाँ पे कम होता है और प्रभावी जो आपकी नाभिकीय आवेश यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो और जो है समूह में जो है परिवर्तन बढ़ता है और नए कोषों से जुड़ने के कारण जो है बाहरी कोष जो है नाभिक के बीच की दूरी यहाँ पे बढ़ जाती है। अगला आता है धात्विक गुण। तो धात्विक गुण बेसिकली आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपको इस टेबल का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, यहाँ पे आपको समझाया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर था यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। इसमें जो है हमने काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ से प्राप्त की, किस प्रकार से जो है पहली आवर्त सारणी त्रिक नियम पे यहाँ पे आधारित थी, दूसरी आवर्त सारणी जो आपकी निकाली थी वो अष्टक नियम पे यहाँ पे आधारित थी, जो कि संगीत के अष्टक नियम, और तीसरी आवर्त सारणी मेंडलीव की थी, ठीक है। इन्होंने जो है हाइड्रोजन को यहाँ पे अलग नहीं लिखा था। और चौथी आवर्त सारणी जो कि आधुनिक आवर्त सारणी आपकी बनती है 1913 में बनती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 1913 में आपकी आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पे बनती है, तैयार होती है। तो ये जितनी भी आवर्त सारणियाँ थी आपको इन आवर्त सारणियों से जो है याद रखने, मेन आपकी जो है इंपॉर्टेंट इसमें एक मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है और एक आपकी जो है आधुनिक आवर्त सारणी होती है। यहीं से आपके जो है अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पे बेस क्वेश्चन जो मैं आपको अगले शाम को आपके लिए एक और सेशन लेने वाला हूँ, जिसमें इस आवर्त सारणी से जो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप वो सेशन भी यहाँ पे देखेंगे। तो आगे आता है आपका ऐसे 3 तत्वों के नाम बताइए जो डॉबे राइनर त्रिक को दर्शाते हैं, ठीक है। तो डॉबे राइनर की त्रिक में कौन कौन से थे आपके, लिथियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, कैल्शियम और क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो लिथियम सोडियम तो यहाँ नीचे था, ठीक है। लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया और आपका क्लोरीन हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है डॉबे राइनर त्रिक को यहाँ पे दर्शाते हैं। दूसरा आ गया न्यूटन्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखे। तो अष्टक नियम उन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहा था कि इनमें जो है प्रत्येक 8वां वर्ग जो होता है यहाँ पे इनमें जो है पहले के समान यहाँ पे गुणधर्म अपनाता है। तीसरा आता है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी, ये भी मैंने आपको बताया था। इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि इनका जो है हम आसानी से यहाँ पे अध्ययन कर सकें। आगे आता है मेंडलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी में वर्गीकृत करने के लिए किन्हीं 2 आवश्यक गुणों को ध्यान में रखा। तो उन्होंने बेसिकली एक गुण ध्यान में रखा था, उनको जो है द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा था, ठीक है। द्रव्यमान के आधार पर यहाँ पे बांटा था। दूसरों उन्होंने धातु अलग लिखी थी, अधातु अलग लिखी थी, ठीक है। जो खाली तत्व थे उनको जो है यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा था। अगला आता है संयोजकता से आप क्या समझते हैं। तो जो आपकी संयोजकता होती है, जो आपके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको जो है संयोजकता संख्या कहते हैं। आज तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, तो आपकी 118 तत्वों की यहाँ पे खोज हो चुकी है। नेक्स्ट आता है आधुनिक आवर्त नियम बताइए थे, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त नियम ये भी मैंने आपको बता दिया। 2, 8, 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व का नाम लिखिए, ठीक है। 8, 2, 10, 3, 13। तो 13 क्या होता है आपका, कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इस तत्व की संयोजकता क्या होगी। संयोजकता आपकी 3 होगी, ठीक है। अंतिम कोष में आपके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला आता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त हैं। तो ये भी बता दिया है। एक ही आवर्त में सभी गुण तत्वों के गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। तो सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, उनमें अलग अलग कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ से काफ़ी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को यार लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगली वीडियो जो हम लाने वाले हैं इस पे बेस MCQs आपके लिए लाने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आप हमारे साथ बने रहेंगे सभी वीडियोज़ में, और अपनी जो वनदरोगा की तैयारी है उसमें बेहतरीन ढंग से यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि जो है आपके अंतिम 20 दिन यहाँ पे बचे हैं। तो आपको जो है इसमें करो या मरो करना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले धमाकेदार सेशन के साथ।